महिंद्रा एंड महिंद्रा से, जहां पर उसने लगातार इनोवेशन के जरिए ऑटोमोबाइल मार्केट में अपनी पोजीशन को काफी बेहतर बनाया है। और अब कंपनी ने अपने व्हीकल्स का एकदम नया लाइनअप पेश किया है। इस लाइनअप में इलेक्ट्रिक थार, महिंद्रा का पिकअप ट्रक और मॉडर्न ट्रैक्टर्स की एक पूरी रेंज शामिल है। तो महिंद्रा ने अपनी इन गाड़ियों को साउथ अफ्रीका में अनवील किया है और वहां पहुंची है हमारी संवाददाता दीपाली राणा और एक एक करके इन सभी व्हीकल्स का जायजा ले रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक थार कॉन्सेप्ट, जिसे लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। महिंद्रा ने थार इलेक्ट्रिक को अनवील किया है। ये एक कॉन्सेप्ट कार है, ये प्रोडक्शन मॉडल नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जैसी गाड़ी आपको दिख रही है जब प्रोडक्शन वर्जन में आएगी तो इसी तरीके की होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप आइस थार के मुकाबले इसको कंपेयर करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। पर चाहे वो लुक हो या फिर डिज़ाइन एलिमेंट्स ही क्यों ना हो, इसका फ्रंट डिज़ाइन काफ़ी बोल्ड है, फ्यूचरिस्टिक है। आपको कम्प्लीटली डिफरेंट हेडलैम्प सेटअप मिलता है। रग फील देने के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइलिंग मिलेगी गाड़ी के चारों तरफ, जिसे आप ये ब्लैक और मैट फॉर्मेट में देखेंगे। व्हील साइज इसका ह्यूज है और अगर आप इसका साइड प्रोफाइल देखेंगे तो इसके जो तीनों पिलर्स हैं वो कंप्लीटली डिस्टिंग्विश होते हैं। 5 डोर थार ये होगी, जैसे आप देख रहे हैं साइड में आपको दो दरवाजे दिखेंगे, दोनों साइड में और एक पीछे। तो ये 5 डोर इलेक्ट्रिक थार होगी। एक चीज ये क्लियर है, अगर इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये बीई प्लेटफॉर्म यानी बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म, इंग्लो प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड होगी। लेकिन कंपनी ने बताया है कि इस प्लेटफॉर्म को थार इलेक्ट्रिक के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा ताकि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिले और व्हील बेस ज़्यादा मिले। यानी जो आइस थारों से मुकाबले इसमें ग्राउंड क्लियरेंस या फिर जो व्हील बेस है वो ज़्यादा रहेगा। राइट, तो ये है नई इलेक्ट्रिक थार। हालांकि कॉन्सेप्ट है, आप लगभग इसी के आसपास हम इलेक्ट्रिक थार को आते हुए देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ महिंद्रा ने अपने ग्लोबल पिकअप व्हीकल का भी कॉन्सेप्ट पेश किया है। नई स्कॉर्पियो के प्लेटफॉर्म पर बनी इस पिकअप व्हीकल को महिंद्रा 2025 तक इंडियन मार्केट्स में उतार भी सकती है। अगर इसके स्टाइलिंग की बात की जाए तो जो इसका फ्रंट स्टाइल है वो कंपनी ने काफ़ी अग्रेसिव देने की कोशिश की है और काफ़ी स्टाइल एलिमेंट्स आपको इसमें दिखाई देंगे। अगर आप फ्रंट बोनेट देखेंगे तो नीचे की तरफ थोड़ा सा स्लांटिंग है, काफ़ी सारी कैरेक्टर लाइंस आपको फ्रंट बोनेट में दिखाई देंगी। जो फ्रंट ग्रिल है इसमें ब्लैक ग्लास फिनिश दिया गया है, एल शेप DRLs मिलते हैं। यहाँ पर ये हेडलैम्प्स दिए गए हैं, येलो लाइट का एलिमेंट भी फ्रंट ग्रिल में एम्बेडेड है। और अगर आप इसके नीचे का अगर बम्पर का डिज़ाइन देखेंगे तो उसमें भी स्क्वायर डिज़ाइन कंपनी दिया है, मल्टीपल स्क्वायर होल्स दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल में आपको मिलते हैं 18 इंच के व्हील्स और इनफैक्ट जो ब्लैक फिनिशिंग है वो गाड़ी के चारों तरफ भी मौजूद है। अगर आप डोर्स देखेंगे तो यहाँ भी आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर्स दिए गए हैं और ये ब्लैक एलिमेंट भी ऐड किए गए हैं। अगर आप डोर्स की बात करें, रेयर प्रोफाइल की भी स्टाइलिंग काफ़ी अच्छी है। आपको यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में टेल लैम्प्स के डिज़ाइन मिलते हैं। स्क्वायर एलिमेंट्स इनफैक्ट काफ़ी यूज़ किया गया है क्योंकि रेयर अगर आप रेयर बोनेट भी देखेंगे या फिर इसका जो बम्पर देखेंगे रेयर का, वहाँ भी आपको ये स्क्वायर डिज़ाइन मिलता है। तो 4x4 ये डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पर 4 एक्सप्लोर की भी आपको बैजिंग मिलती है। एक चीज़ और, ये नेक्स्ट जनरेशन लेडर फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा और इस प्लेटफॉर्म पे होने की वजह से ज़्यादा वर्सटैलिटी आपको इसमें मिलेगी और ज़्यादा कैपेबिलिटीज से ये लेस होगा। कब लॉन्च होगा इसकी डिटेल्स नहीं है, बट डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स में जल्द आपको महिंद्रा का ग्लोबल पिकअप ट्रक लॉन्च होते हुए दिखाई देगा। हाँ, तो कोई एग्जैक्टली कंपनी की तरफ से जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप मार्केट सोर्सेज की माने तो 2025 तक ये पिकअप जो है वो मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी देशों में ऑलरेडी ये महिंद्रा की तरफ से है। इसके साथ ही महिंद्रा ने अपने स्टाइलिश ट्रैक्टर ओजा की पूरी सीरीज भी लॉन्च की है। कंपनी का कहना है कि ये इजी टू ड्राइव ट्रैक्टर पावर और परफॉर्मेंस से भरपूर है। दीपाली ने इन ट्रैक्टर्स का भी जायजा लिया है। महिंद्रा ने केप टाउन साउथ अफ्रीका में 7 नए ट्रैक्टर्स इंडियन मार्केट्स के लिए लॉन्च किए हैं। इंडियन मार्केट्स में तेलंगाना प्लांट में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और ओवरसीज मार्केट में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और कंपनी 12 नई कंट्रीज में एंटर करेगी ओजा ट्रैक्टर्स के साथ, जिसमें एशियन रीजन में कंपनी डेब्यू करेगी थाईलैंड में। और शुरुआत में इन 2024 1200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म पर की है। और प्राइस रेंज की अगर बात करेंगे तो 5,64,000 से शुरू होकर इन ट्रैक्टर्स की जो कीमत है वो 7,35,000 तक जाती है इंडियन मार्केट्स के लिए। अब अगर हम पावर की बात करेंगे तो 20 to 40 HP इस बीच में ये सातों ट्रैक्टर्स की जो पावर है वो वेरी करेगी। लेकिन ये लाइट वेट ट्रैक्टर्स हैं, ये प्लेटफॉर्म लाइट वेट है और कंपनी का मानना ये है कि कुछ नए सेगमेंट्स इनके लिए ओपन होंगे व्हेन इट कम्स टू एग्री फार्मिंग। तो काफी अग्रेसिव प्लान्स है इसके साथ कंपनी के, लेकिन
शुरुआत इंडियन मार्केट्स के साथ की गई है और बाकी मार्केट्स में भी सब्सिक्वेंटली इन ट्रैक्टर्स को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि ये ट्रैक्टर काफी इजी टू ड्राइव होंगे और महिलाएं भी इन्हें आसानी से चला सकती हैं और एक एसयूवी के लेवल की कंफर्ट लेवल आपको इसमें मिलेगी। बहरहाल तो ये महिंद्रा के 3 मेजर लॉन्चेस कह लीजिए, अनवीलिंग कह लीजिए, क्योंकि इसमें 2 तो कॉन्सेप्ट हैं और एक ट्रैक्टर की नई रेंज। साउथ अफ्रीका से दीपाली राणा ने हमें ये एक्सक्लूसिव फुटेज कवरेज और वॉक अराउंड्स करके भेजे। ये वो तीनों गाड़ियां जो महिंद्रा ने 15 अगस्त के मौके पर अनवील की है साउथ अफ्रीका में। अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें ई बस सेवा स्कीम से लेकर विश्वकर्मा योजना शामिल है। ई बस सेवा के लिए कैबिनेट ने 57,000 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी दी है। पीएम ई बस सेवा की मंजूरी दी गई है और पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,000 बसें और ये 10,000 न्यू इलेक्ट्रिकल बसेस, 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। देश भर के 169 शहरों में से 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा। तो इलेक्ट्रिक क्रांति की तैयारी है। जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात, इधर कैबिनेट ने विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दे दी। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से इस योजना का ऐलान किया था। विश्वकर्मा के माने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में, छोटे शहरों में जो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रकार से एक अपना एक बड़ा स्किल लेके उस काम को करते आए हैं। जैसे कुम्हार हुए मिट्टी के काम, सुनार सोने का काम, लोहार लोहे का काम, ताले चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी रूरल इकोनॉमी में, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जिसकी एक आज भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। उस बड़े वर्ग को एक नया आयाम देने के लिए विश्वकर्मा योजना आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के एक्सटेंशन को मंजूर किया विद आउटले ऑफ 14,903 करोड़। चलिए अब बात करते हैं भारी बारिश की, जिससे हिमाचल और उत्तराखंड परेशान है। हिमाचल में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं, कहीं बाढ़ है तो कहीं भयानक लैंडस्लाइड है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते अब तक कुल 60 लोगों की मौत हो चुकी है और कई जगह यह आंकड़ा 80 तक बताया जा रहा है। वहीं शिमला के कृष्णानगर में 4 मकान एक साथ ढह गए। कई लोगों के मलबे में नीचे दबे होने की आशंका है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। इससे पहले शिमला के फागली में भी लैंडस्लाइड के से मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत हो गई थी और वहां पर भी कई और लोग ट्रैप बताए जा रहे हैं। इधर शिव बावड़ी मंदिर से लाशें अभी भी मिल रही हैं। अब तक 13 लोगों के शव वहां से निकाले जा चुके हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर रखा है। सारे स्कूल्स और कॉलेजेस 19 अगस्त तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। शिव बॉडी में अभी काम चल रहा है। आज सुबह भी एक शव और मिला है। तो जितने जल्दी हमारी धूप निकलेगी तो हमारा काम स्पीड अप होगा। कल रात को भी स्लैश थे उसमें, तो अभी सारी चीज़ों को देखते हुए यही कह सकता हूँ कि नुकसान का आंकड़ा 10,000 करोड़ के करीब है। इधर हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड का भी हाल बुरा है। बीते 3 दिनों से बारिश वहां थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के मध्य महेश्वर धाम और हाईवे के बीच पुल ढहने की वजह से यहां पर दर्शन करने आए करीब 20 से 25 श्रद्धालु वहां पर फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। जोशीमठ में एक इमारत ढहने से 7 लोग मलबे में दब गए हैं, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है, मगर अभी उनकी हालत गंभीर है। मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है।
और अब कुछ सियासी खबरें। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार की तरफ से शरद पवार को बनाने की कोशिशें जारी हैं। सूत्रों के मुताबिक ही शरद पवार को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का ऑफर दिया गया है। इसके अलावा सुप्रिया सुले को भी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, जबकि जयंत पाटिल को महाराष्ट्र की कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। हालांकि शरद पवार ने ऐसा कोई भी ऑफर मिलने से फिलहाल तो इनकार किया है। माझे मुख्यमंत्र्यांनी काय सांगितलं मला माहिती नाही, पण ती जी काय ती अशी कसली सभा ती गुप्त सभा काय म्हणजे गुप्त सभा तर त्याच्यामध्ये अशा गोष्टीची काही चर्चा झाली नाही। ही गोष्ट मी जाहीरपणाने सांगितली की भेट झाली नाही असं नाही। मला भेटायला आले पवार कुटुंबाचे जे एकंदर सगळे भाऊ आहेत सगळे बहिणी आहेत, त्या कुटुंबाचा प्रमुख मी म्हणून कुठलाही कौटुंबिक प्रश्न असेल तर त्यासंबंधी माझ्या कुटुंबात एक पद्धत आहे की बोलायचं किंवा माझा सल्ला घ्यायचा। तो शरद पवार कह रहे हैं माहिती नहीं, यानी उन्हें ऐसे किसी ऑफर की कोई जानकारी नहीं है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। उन्होंने कहा कि सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व जैसी कोई चीज नहीं होती। दिग्विजय ने कहा कि हिंदुत्व शब्द को रचने वाले सावरकर हैं और उन्होंने ही कहा था कि हिंदुत्व का हिंदू या सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं है। संविधान की शपथ लेकर काम करने वाले कोई भी व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उसे पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, यह दिग्विजय सिंह का कहना है। उसके बाद ही कुछ कहना चाहिए। There is no such thing as soft and hard Hindutva, because the author of Hindutva word is Mr. Savarkar, Damodar Savarkar, and he himself has swear, उन्होंने खुद ने कहा है कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से सनातन धर्म से कोई रिश्ता नाता नहीं है। इसलिए ये सॉफ्ट हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व कुछ नहीं होता है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो भी पद पर बैठा हुआ जिसने भारतीय संविधान की शपथ ली है, अगर वो कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उसको पहले संविधान की ली हुई शपथ से इस्तीफा दे देना चाहिए, बाद में ही कोई बात करना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि दिग्विजय सिंह को हिंदुत्व पर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। Digvijay Singh is a person who, during 26/11 terrorism attack, blamed the RSS for the terrorism attack. Digvijay Singh is also a person who refers to Osama bin Laden as Osama ji. So Digvijay Singh is probably the last person who should lecture anybody about anything, certainly not about Hinduism or Hindu faith or the faith of so many Hindus around the country. ये इनका पॉलिटिक्स है। दे विल कंटिन्यू टू डू सम पॉलिटिक्स अराउंड द फेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ हिंदूज एंड द पीपल विल टीच देम अ लेसन व्हेन इट हैज टू बी टॉट। तो विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए के बीच सबसे बड़ी जंग यूपी में होने वाली है। यूपी में किसका गठबंधन मजबूत है और इंडिया की क्या होगी स्ट्रेटेजी, आज आवाज अड्डा में इस पर करने जा रहे हैं एक बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा। उत्तर प्रदेश इंडिया का टेस्ट केस, तो ये तो है आवाज अड्डा। और आपको बता देते हैं कि आज कंज्यूमर अड्डा में आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो जेनेरिक दवा लिखने को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन के नए गाइडलाइंस का डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। क्या है एनएमसी के निर्देश और क्या है डॉक्टरों की दिक्कत, क्यों जेनेरिक दवा लिखने में डॉक्टरों को प्रॉब्लम होती है, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, क्योंकि यह बड़े लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। 5:57 पर जेनेरिक दवाई डॉक्टरों पर कड़ाई, आज का कंज्यूमर अड्डा। कुछ और खबरें। चंद्रयान 3 अब अपने लक्ष्य यानी चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। चंद्रमा का चक्कर लगाते हुए विमान ने चांद की कक्षाओं में अपने सभी चक्करों को पूरा कर लिया है। अब कल यानी 17 अगस्त को लैंडर प्रोपोर्शनल मॉड्यूल से अलग होगा और करीब एक हफ्ते बाद यानी 23 अगस्त की शाम को विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। पिछली बार की तरह लैंडिंग में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए विक्रम लैंडर में इसरो ने कई तरह के बदलाव किए हैं। पिछली बार यान के थ्रस्टर्स में गड़बड़ी आने की वजह से चांद की सतह से ये करीब 500 मीटर ऊपर चंद्रयान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और चांद की जो सरफेस है उस पर क्रैश लैंड कर गया था।
और अब बात करेंगे हमारे मिशन स्वच्छता और पानी के खास रिपोर्ट पर की, जिसमें स्वच्छता कर्मचारियों को एक अच्छी जीविका का विकल्प प्रदान करने के लिए हार्पिक ने देश भर में वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज स्थापित किए हैं। आइए देखते हैं किस तरह से वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद इन सफाई कर्मचारियों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। सभी लोग सम्मान के साथ काम करें और साफ सफाई सभी के लिए प्राथमिकता बने। ये कुछ सिद्धांत थे जिन पर 2018 में औरंगाबाद में वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज की स्थापना की गई थी। तब से रिकेट, जागरण पहल और महाराष्ट्र सरकार के बीच का ये जॉइंट वेंचर समाज के सबसे कमजोर लोगों के सशक्तिकरण के लिए जोर शोर से प्रयास में जुटा है। और ये वर्ग है स्वच्छ भारत के लिए सबसे जरूरी कार्यबल, हमारे सफाई कर्मचारी। पहले हम क्या करते थे, चड्डी बरनाल पे उतर जाते थे और साफ सफाई का काम करते थे। अभी वैसा नहीं है, सेफ्टी किट पहनकर और सब जो अपना गम शूज़ है, मास्क है, सब यूज़ करके हम काम करते हैं। मेरे को मशीनरीज का नॉलेज मिला वर्ल्ड टॉयलेट स्कूल से। 4-5 मशीन का ऐसा मेरे को पूरा इधर से जानकारी मिली। एटो स्क्रबर, सिंगल डिस्क, जो अपन हाथ से काम करते वो हम अभी मशीन से काम करना चालू किया है। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज न केवल इन सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहा है, बल्कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार दिलाने में मदद करके उनके जीवन में बदलाव भी ला रहा है। ये पढ़ाई उन्हें हॉस्पिटैलिटी, शहरी विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के अवसर देने में उनकी मदद करती है। मिशन स्वच्छता और पानी, और उसमें ऐसी कई कहानियां हम आपको दिखाते रहेंगे। अभिषेक बच्चन की फिल्म घूमर 18 अगस्त को रिलीज के लिए तैयार है। आर बाल्की के निर्देशन में बनी फिल्म में अभिषेक के साथ सयामी खेर भी नजर आएंगी। घूमर एक स्पोर्ट्स फिल्म है जिसके दमदार ट्रेलर ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। फिल्म के कलाकार अभिषेक और सयामी खेर से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा ने। क्रिकेट के ऊपर तो आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी, लेकिन अब ये जो फिल्म आ रही है क्रिकेट के ऊपर, वो थोड़ी सी हटके है। कैसे हटके है, आइए हम इनसे ही बात करते हैं। आप तो रनर हैं, तो फिर ये क्रिकेट कहाँ से आ गया? रनर तो मैं बाद में होगी मैम। मैं पहले क्रिकेट खेलती थी, बचपन में बैडमिंटन और क्रिकेट खेलती थी। तो बचपन से मैं क्रिकेट खेल रही हूँ एंड आई एम जस्ट ग्लैड दैट आई फाइनली गॉट इन अ फिल्म जहाँ मैं क्रिकेट खेल रही हूँ। रनिंग बहुत बाद में आया, जब मैं मुंबई आई। वहाँ क्रिकेट खेलने के लिए लोग कम मिलते थे, वक्त लोगों के पास कम रहता है, तो मैं शूज़ पहन के रनिंग मैंने स्टार्ट कर दी। पर क्रिकेट तो बचपन का शौक। अभिषेक आपका कबड्डी या क्रिकेट? कबड्डी। ओ वाओ। लेकिन हम देखते हैं कि बच्चन साहब भी जो है ब्लॉग्स में लिखते हैं, जब क्रिकेट मैच होती है तो बहुत एक्साइटमेंट आपके घर में देखने को मिलती है। हर हिंदुस्तानी क्रिकेट फैन है, हमारे खून में है, रगों में। हम सब क्रिकेट फैन हैं, लेकिन जब भी कोई क्रिकेट मैच टीवी पे हो और हम व्यूअर के तौर पे बैठ के ना देखें, ये हो ही नहीं सकता है। That's how crazy our country is about cricket. क्यों लगा कि आपको ये फिल्म करनी चाहिए? ऐसा क्या मुझे किरदार बहुत था? पसंद आया था। अगर आप देखें, पैडी जो मेरा कैरेक्टर है, वो जो एक नॉर्मल कोच को होना चाहिए, वो जो गुण है एक कोच में, वो इनमें नहीं है। वो एकदम अलग है इसमें से। बाल्की ने हमेशा, मेरा मानना है कि ऐसी फिल्में बनाई हैं जिनका नज़रिया बहुत ही हटके है। बाल्की का ही नज़रिया जीवन के लिए हटके है। तो बस यही एक ऐसे आदमी है जो पैडी जैसा कैरेक्टर है, वो सोच सकते हैं कि मैं कोच बनाऊंगा जो एक इंस्पिरेशनल कोच है, बट देयर इज नथिंग इंस्पायरिंग अबाउट हिम। तो मुझे लगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन बन सकता है। एंड देन ऑब्वियसली द स्टोरी लाइन इज फैंटास्टिक।